Namaskar bachcho. Today we will discuss the next book, that is Politics in India. Politics in India since independence. जैसे कि पहले बताया जा चुका है, पॉलिटिकल साइंस में दो बुक हैं, एक वर्ल्ड से रिलेटेड एंड द सेकंड वन इज विथ इंडिया रिलेटेड। इस बुक में भी फ्रॉम 1947 टू टिल डेट हमको पढ़ना है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यह है बुक का नाम। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक is challenges of nation building. Challenges of nation building. This is the first unit. Before entering into the first unit, you should know some portions, some units of your syllabus has been produced by CBSE this year. इस साल के लिए 2021 के एग्ज़ाम के लिए CBSE ने आपके सिलेबस में से कुछ पार्ट्स को डिलीट किया है दोनों बुक से। ये याद रखने वाली बात है। द फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से दो यूनिट सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दिस यूनिट हैज बीन डिलीटेड फॉर दिस ईयर, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एंड सेकंड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये दो यूनिट को इस साल ये दो यूनिट से एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको, हालांकि हमने वर्चुअल क्लासेस में ये दोनों यूनिट को हमने पढ़ा है, बट पढ़नी अच्छी बात है। ये यूनिट में से इस साल आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस जिसका कोई कंक्रीट सिलेबस नहीं होता, आप न्यूज़ वगैरह सुनते रहिए, हो सकता है ये यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाए। CBSE के मुताबिक ये दोनों यूनिट डिलीट हो चुका है कंप्लीटली। नाउ फ्रॉम दिस बुक, जिसको कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं, इस बुक से भी कुछ पोर्शंस, कुछ यूनिट्स डिलीट हो चुके हैं। नंबर 1, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली डिलीटेड नहीं है। इसमें रिलेशंस विथ नाइबरिंग कंट्री, दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड। रिलेशन विथ नाइबरिंग कंट्रीज, other topics of this unit will remain. ये टॉपिक सिर्फ जो है हटाया गया है, बाकी इस यूनिट के सभी टॉपिक रहेंगे। सेकंड, रीसेंट डेवलपमेंट, ये यूनिट से भी कुछ पोर्शंस हटा दिए गए हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो ये दो यूनिट से कुछ पोर्शंस हटाए हैं। कंप्लीटली 2 यूनिट डिलीट हुआ है इस बुक से, वो
कंप्लीट यूनिट, सोशल मूवमेंट्स, ये यूनिट कंप्लीटली इस साल के लिए 2021 के लिए डिलीट कर दिया गया है। कंप्लीट यूनिट हैज बीन डिलीटेड। एंड रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशन, ये दोनों यूनिट कंप्लीटली डिलीट किया गया है। सो फर्स्ट बुक से 2 यूनिट और इसमें से 4 यूनिट, जिसमें 2 यूनिट कंप्लीट डिलीट हुआ है और 2 यूनिट से कुछ पोर्शंस को डिलीट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम की प्रिपेयर करते वक्त। नाउ कम टू अवर चैप्टर, दैट इज challenges of nation building. This is the topic of today, that is challenges of nation building. यही चैप्टर हमको पढ़ना है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एज यू नो, इन द ईयर 1947 India divided and 2 countries emerged as independent country, that is India and Pakistan. जैसे कि आपको पता है 1947 में भारत से टूटकर या अलग होकर 2 कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री का जन्म होता है, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस 14th अगस्त को मनाते हैं, जबकि इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. So after independence, in this chapter you should know what are the challenges faced by India after its independence. See, the partition of India is the darkest day ever for India. विभाजन जो हुआ है वो भारत के इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है। ये यूनिट में हम देखेंगे क्या क्या ऐसी बातें हुई। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट चैलेंज, दैट इज accommodation and unity. The first challenge faced by India, how to accommodate people. देखिए, पार्टीशन में रातों रात ये ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ बट गए। जमीन, लोग, टाइपराइटर, मशीनरी, जितने सब कुछ जो है, फर्नीचर्स, ये सबका विभाजन हुआ, वो भी रातों रात। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री था कल तक, अचानक से ये पोर्शन पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है, बाकी इंडिया रह जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, समझने की जरूरत है, पार्टीशन वाज मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये आपको याद रखना होगा। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिम धर्म के को मानने वाले या मुस्लिम बहुल majority area, the area where Muslims were in majority became the part of Pakistan, and the area where non-Muslims were in majority वो भारत का हिस्सा बना। ये याद रखने वाली बात है। इंडिया पाकिस्तान बनने के पीछे धर्म का विशेष स्थान है। जिन इलाकों में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक थी वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, और जहां पर गैर मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक थी वो इंडिया कहलाया। यहां पे अकोमोडेशन की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए ए रीजन, ए एरिया, यहां पे मुस्लिम्स वेयर इन मेजॉरिटी। मेजॉरिटी इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरिया में जितने भी लोग रहते हैं सबके सब मुसलमान हो, ऐसा नहीं था। इंडिया में ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहां पे रहने वाले सभी के सब एक ही धर्म का हो। ऐसा कोई भी इंडिया में ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। तो यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स था, तो नेचुरली
दिस पार्ट विल गो टू पाकिस्तान। तो यहां पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कहां जाएंगे, दैट इज द इशू। समझ रहे होंगे आप, ये एरिया यहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स का है, तो नेचुरली ये हिस्सा पाकिस्तान का होगा। उसी तरह ये हिस्सा भी, यहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम है लेकिन नॉन मुस्लिम भी है, तो ये कंप्लीट हिस्सा पाकिस्तान को जा रहा है, तो यहां का नॉन मुस्लिम्स कहां जाएंगे? क्वाइट नेचुरल। कोई भी व्यक्ति अपना जमीन घर को छोड़कर तो कहीं और, यहां पे तो उनका कुछ भी नहीं है, इस एरिया पे जो हिंदुस्तान का है, नॉन मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है यहां पे, तो इनको भी जाना पड़ा वहां पे। जब वहां गए तो वो एक भयावह स्थिति नजर आया। ट्रेनों में भरकर दूसरे दिन नॉन मुस्लिम्स के लाश आने लगे लाहौर से दिल्ली। आप डिस्कवरी चैनल वगैरह में कभी कभी देखते हैं, दिखाते हैं, पार्टीशन हुआ तो जो नॉन मुस्लिम्स वहां पहुंच गए थे उनको मारा गया, लाशों के ढेर ट्रेन के थ्रू भारत आए। ये नहीं कि यहां पे ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे उन पर अत्याचार हुआ, उनको टॉर्चर किया गया, उन्हें भी मारा गया, भगाया गया। तो जो वहां से यहां आए, वेयर टू अकोमोडेट दीज पीपल, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। इनको कहां रखे, हाउ टू अकोमोडेट दीज पीपल, ये तो हुआ पहला। सेकंड, यूनिटी। एज यू नो, भारत विविधता का देश है, डाइवर्सिटीज हैं। आज भी हम देख रहे हैं, एक स्टेट में ही एक डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, कल्चरल का हो या किसी भी भाषा का हो, लैंग्वेज का डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो इतना डिफरेंस वाला एक कंट्री के लोगों को, सभी को एक छत के नीचे लाना, यूनाइट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग और अलग अलग कल्चर को अपनाने वाले लोग। तो द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया टू अकोमोडेट and to unite people. This was the first challenge faced by India after its independence. The second, establishment of democracy. Establishment of democracy. After independence, India was in favor of adopting democracy. हमने डेमोक्रेसी अपनाना उचित समझा। जब डेमोक्रेसी की बात आते हैं तो दो बातें आती हैं, राइट टू वोट एंड फंडामेंटल राइट्स। ये दो बातें डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। राइट टू वोट, हम कैसे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया जैसे एक कंट्री में जहां पर हर 4 कदम पे हमको डिफरेंसेस दिखाई देता है, चाहे वो भाषा के हिसाब से हो या फिर लैंग्वेज के हिसाब से हो या कल्चर के हिसाब से हो। डेमोक्रेसी को हम कैसे अडॉप्ट करें, दिस वाज द चैलेंज, सेकंड चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया। हाउ टू गिव राइट टू वोट टू ऑल पीपल, बिकॉज during that period only 17% ऐसे लोग थे जिनको हम एजुकेटेड या लिटरेट मान सकते थे। आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन ओनली 17% को हम लिटरेट, जिसको हम पढ़ा लिखा मान सकते थे, बाकी अनपढ़ थे। अब उनमें ये राइट टू वोट और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट को उनको समझाकर उनको एक सूत्र में बांधना, यूनाइट करना, दिस वाज द सेकंड चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया। सेकेंडली, पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे हम अडॉप्ट करें, ये चैलेंज आया। दुनिया देख रही थी जब इंडिया का ये जो डिवीजन हुआ
दुनिया के कई देश ऐसे रहे, वो हमारी तरफ देख रहे थे कि भारत जैसे देश को कैसे ये यूनाइट करेंगे, कैसे डेमोक्रेटिक पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं था, ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत डेमोक्रेसी या भारत का इंडिपेंडेंस ज़्यादा दिन तक चलेगा। बहुत से कंट्रीज तो ऐसे ही बोले कि ये इंडिपेंडेंस जो है ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, ये टुकड़ों में बट जाएंगे। ऐसे भी विचार रखने वाले बहुत से देश थे। लेकिन ये भारत की जनता या भारतीय सरकार की देन है कि आज हम यूनाइटेड हैं और दुनिया में एक अच्छे स्थान पर हैं। तो दिस वाज द सेकंड चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। नाउ द third challenge, development and well-being. This was the third challenge faced by India after independence. How to develop the country? करीब 200 साल से अधिक हम गुलाम रहे, देश में कुछ नहीं बचा, लूट कर चले गए अंग्रेज। देश को फिर से विकास के रास्ते कैसा लाया जाए, कैसे देश को आगे, ये जो बुरे हालात से आगे कैसे देश को बढ़ाया जाए। दिस वॉज द प्रॉब्लम, दिस वॉज द चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया। हाउ टू डेवलप द कंट्री, कैसे लोगों में ये विश्वास पैदा किया जाए कि हम सब यूनाइट है। देखिए, आफ्टर द पार्टीशन हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग, जिसमें मुस्लिम भी थे, वो भी हमारे अलग अलग एरिया में, हालांकि वो माइनॉरिटी में थे, अलग अलग जगह पे थे। तो ये माइनॉरिटीज, इनको कैसे हम विश्वास दिलाएं कि वो भारत में सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। एक तो विकास करने का चैलेंज, सेकंड हाउ टू एश्योर दीज पीपल दैट दे आर सेफ इन इंडिया। दिस वॉज द सेकंड चैलेंज फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भारत को कैसे विकास के रास्ते पे लाए, कैसे इन माइनॉरिटीज या बैकवर्ड कम्युनिटीज, जो पिछड़ा हुआ जो समुदाय हैं, उनमें विश्वास पैदा करना, ये एक चैलेंज था। क्योंकि लोग डर रहे थे, क्योंकि पार्टीशन का बेस ही वही है। जो एरिया में मुसलमान लोगों की संख्या या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। तो मैंने बताया कि पार्टीशन के समय में ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहां पे सबके सब मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो या सबके सब नॉन मुस्लिम हो, ऐसा कोई भी इलाका नहीं रहा। तो हर इलाका में माइनॉरिटीज हैं। तो ये माइनॉरिटीज को कैसे आश्वासन दे कि वो इंडिया में सेफ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग डर रहे थे क्योंकि माहौल ऐसा था, पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों ही तरफ लोगों को मारा गया और लोगों की लाशें दोनों तरफ, इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान के थ्रू वहां से भी आए। तो दिस वॉज द थर्ड चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। नाउ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको पता होगा, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू became the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम इसमें देखेंगे नेहरू की क्या सोच रही डेवलपमेंट को लेकर। नेहरू's अप्रोच ऑन डेवलपमेंट। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू, उनका क्या अप्रोच रहा है इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेहरू was in favor of establishing
large scale industries, large scale industries. Nehru was in favor of establishing large scale industries और मशीनरीज. एक तरह से हम देखा जाए कि यूएसएसआर मॉडल, नेहरू was very much influenced with यूएसएसआर मॉडल by establishing large scale industries, और उस के थ्रू देश का विकास को वो इंपॉर्टेंस दिया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. लेकिन महात्मा गांधी, द फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इनके जस्ट विपरीत विचार रखते थे. गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो ये दोनों में यही फर्क रहा. आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे आखिर फिर डेवलपमेंट किस एंगल से हुआ, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. तो ये एक मेन डिफरेंस रहा है महात्मा गांधी एंड नेहरू के अप्रोच पर. किस चीज को लेकर अप्रोच? डेवलपमेंट को लेकर दोनों का अप्रोच डिफरेंट था. नेहरू बिलीव्स इन एस्टैब्लिशिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, इंजीनियरिंग, whereas महात्मा गांधी was interested or in favor of promoting small scale industries, agriculture sector हम बोल सकते हैं, या विलेज लेवल डेवलपमेंट पे ज़्यादा विश्वास रखते थे. तो ये दोनों के विचारधारा में ये विभिन्नता थी. नाउ पार्टीशन देख लेते हैं. पार्टीशन प्रोसेस. देखिए, पार्टीशन प्रोसेस वाज द डिफिकल्ट प्रोसेस. मैंने पहले बताया विभाजन सबसे मुश्किल काम था. तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया were not clearly delineated. मैंने पहले ही बताया कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जिसको कि हम कंप्लीट ये बताएं कि ये कंप्लीट मुसलमान का है या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का. तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं था. तो विभाजन में सबसे पहला दिक्कत ये आया कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस पार्ट इज फॉर पाकिस्तान और दिस पार्ट इज फॉर इंडिया. मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वर नॉट क्लियरली डिलाइनेटेड. सेकंड, ओपोजिशन within Muslims. Opposition within Muslims. Muslims में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो विभाजन का विरोध करते थे. उसमें एक फेमस पर्सनालिटी जिसका नाम आपको याद रखना, कभी कभी एक नंबर में पूछे जाएंगे, खान अब्दुल Ghaffar Khan. He was the leader of Northwest Frontier Province, NDFP. He was not in favor of two nations theory. He opposed two nations theory and उनका विभाजन का खिलाफ उनका विचार था. खान अब्दुल गफ्फार खान. He is also known as Frontier Gandhi. कभी कभी पूछे जाएंगे एग्जाम में, who was known as Frontier Gandhi? That is Khan Abdul Ghaffar Khan. He opposed two nations theory. कहने का मतलब पार्टीशन के समय में विद इन मुस्लिम वहां पे भी ओपोजिशन था. उसके लिए उदाहरण क्या है? खान अब्दुल गफूर खान जैसे लीडर थे जो टू नेशन थ्योरी का विरोध किया, विभाजन के विरोध में था. थर्ड, बाइफर्केशन ऑफ
certain provinces. Bifurcation, the third problem, that is bifurcation of some provinces. खास करके बंगाल और पंजाब, ये दो प्रोविंस ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे. नॉन मुस्लिम्स वेर इन मेजोरिटी. तो इस प्रोविंस का विभाजन करने में भी लोगों को उस समय बहुत परेशानी हुआ. आज भी हम देख रहे हैं पंजाब, सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, बंगाल का एक हिस्सा हालांकि पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, आज हालांकि बांग्लादेश एक नया कंट्री बना है. तो ये दोनों के, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 15 अगस्त के सुबह को लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी, क्योंकि रातों रात सब कुछ बदल गई थी. लोगों को ये पता नहीं था कि वो किस कंट्री के नागरिक हैं, वेदर दे आर पाकिस्तानी और इंडियन. तो ये दो प्रोविंस को लेकर प्रॉब्लम हुआ. एंड द फोर्थ प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. दोनों ही देशों में, पाकिस्तान में और इंडिया में, बहुत से लोगों को अनजान इलाकों पे, एलियन इलाकों पर ले जाया गया. आज तक किसी को पता नहीं है. ऐसे बहुत से लोग लापता हो गए जो माइनॉरिटीज ग्रुप में, दोनों ही तरफ. आज भी उनका अता पता नहीं है कि वो पार्टीशन के समय में वो कहाँ गया, कैसे, कहाँ पे है, उनका कोई विवरण हमको नहीं मिलता है. एलियन एरिया पे शिफ्ट कर दिए गए दोनों ही तरफ. तो ये कुछ प्रॉब्लम आया पार्टीशन के प्रोसेस में. अब इसके आगे हम देखेंगे महात्मा गांधी का सैक्रिफाइसेस. नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम देखेंगे रोल ऑफ महात्मा गांधी. व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो बच्चों, उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए ये इम्पोर्टेंट है. इसमें एक एक नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं और एक एक नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. 20 मार्क्स जो है एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए आते हैं. तो उम्मीद है कि आपको जो बताया वो समझ में आया होगा. और इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास हम समाप्त करते हैं. थैंक यू.